जब वह आदमी चला गया, गुएक्सियुएन गली में खड़ा था। दीवार से टिके एक युवक ने सिगरेट पीते हुए पूछा, काम खत्म हुआ? गुएक्सियुएन ने सिर हिलाया। हाँ, युवक ने सिगरेट बुझाई। वे लोग एक पंथ के सदस्य थे। वे पहले ही इंसानियत खो चुके हैं। उन पर दया नहीं करनी चाहिए। मैंने हमेशा कहा है, अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे। वह युवक गुएक्सियुएन का भाई फिर बोला, चाहे मार्शल आर्ट्स अभ्यास हो या बस जीना, तुम्हें निर्दयी होना होगा, समझे? गुएक्सियुएन बोला, समझ गया भाई। मैं अभ्यास करने जा रहा हूं। लेकिन तभी याद अचानक टूट गई। एक घबराई हुई आवाज गूंजी, गुएक्सियुएन, गुएक्सियुएन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई मर गया। गुएक्सियुएन जम गया। एक बुजुर्ग खून से सना टूटा तलवार का हत्था लेकर आया। एक्सटर्मिनेशन सेक्ट तुम्हें मारने आए थे। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जगह वार झेल लिया। उन्होंने हमारे 13 लेवल 6 योद्धाओं को मार डाला और तुम्हारा भाई भी चला गया। हम उसका शरीर भी नहीं ला सके। सिर्फ यह टूटा हुआ ब्लेड मिला। बुजुर्ग बोला, इसे रख लो। एक्सटर्मिनेशन सेक्ट के लोग इंसान नहीं रहे। उनकी एक बात पर भी भरोसा मत करना, बुजुर्ग ने कहा। गुएक्सियुएन ने टूटा हत्था कसकर पकड़ लिया। उसके दिमाग में आवाजें गूंज रही थीं, मेरी बेटी है, मुझे छोड़ दो। अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए वार झेला। ये विरोधी आवाजें उसकी आत्मा को तोड़ने लगीं। कई साल बाद वही बुजुर्ग बोला, गुएक्सियुएन, ग्रांड मास्टर डुआन याइफेंग ने तुम्हारी ब्लेड टेक्निक्स देखी हैं। तुम्हारी हत्या की भावना बहुत भारी है। वह चाहते हैं कि तुम पहले ब्लेड ऑफ अटोनमेंट सीखो। बुजुर्ग ने एक पुरानी किताब दी। जब तुम अपनी किलिंग इंटेंट को काबू कर लोगे, तभी ग्रांड मास्टर तुमसे मिलेंगे। 10 साल गुजर गए, लेकिन गुएक्सियुएन अभी भी तलवार से हत्या करता रहा। फिर 5 साल और बीत गए। उसकी किलिंग इंटेंट कम होने की बजाय और बढ़ गई। बुजुर्ग की निराश आवाज आई, ग्रांड मास्टर डुआन याइफेंग तुमसे नहीं मिलेंगे। 10 साल और इंतजार करो। जमीन में एक तलवार गड़ी थी और उसके चारों तरफ वे लोग पड़े थे जो डर से आत्महत्या कर चुके थे। गुएक्सियुएन बीच में घुटनों के बल बैठा था। बुजुर्ग की आखिरी आवाज आई, गुएक्सियुएन, तुम अभी भी खून नहीं छोड़ पा रहे। तुम गलत रास्ते पर हो। यह ब्लेड का असली मार्ग नहीं। यह सिर्फ हत्या की कला है। डुआन याइफेंग अब तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। आज से तुम अकेले हो। इतना कहकर वह धुंध में गायब हो गया। गुएक्सियुएन बांस के जंगल में चट्टान पर बैठा था। क्या मैं सच में भटक गया? उसने हवा से पूछा। क्या किसी की जान लेना पाप है? अगर मैं टूटा हुआ हूं तो ठीक है। ब्लेड का रास्ता हत्या ही है। यही सच है। वही सच जो मेरे भाई ने अपनी जान देकर सिखाया। इसी यादों के बीच लू शेंग आखिरकार होश में आया। उसने आंखें खोलीं और सिर पकड़ लिया। इतनी शुद्ध किलिंग इंटेंट। हर याद बस प्रशिक्षण और हत्या की थी, कुछ और नहीं। गुएक्सियुएन की ठंडी हत्या वाली आभा इतनी गहराई से लू शेंग के मन में उतर गई थी जैसे उसकी हड्डियों में लिख दी गई हो। चलते हुए उसने सोचा, मैं समझता था कि 9 दिन की लड़ाई में बनी मेरी किलिंग इंटेंट बहुत बड़ी है, लेकिन गुएक्सियुएन के सामने वह कुछ भी नहीं। गुएक्सियुएन ने जितने लोगों को मारा होगा, शायद उतने लोगों से मैं कभी मिला भी नहीं हूं, लू शेंग ने सोचा। उसने जितने बीस्ट्स मारे, उनकी गिनती ही नहीं। उसके लिए जीवन बस घास की तरह था जिसे काट दिया जाता है।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने पाप के बाद भी उसका दिमाग नहीं टूटा, लू शेंग ने कहा। रिमेनिंग लाइफ का रास्ता बेहद चरम है। गु एक्सयूएन सच में एक असाधारण जीनियस था। अपनी असली ताकत में वह कितना खतरनाक रहा होगा, उसने महसूस किया कि अभी जो लड़ाई हुई थी वह शायद उसकी असली ताकत का 1000वां हिस्सा भी नहीं थी। लू शेंग ने अपना चेहरा छुआ। कमाल है। उसकी यादें लेने के बाद मेरे चेहरे के भाव भी ठंडे हो गए हैं, उसने खुद से कहा। इस मिशन के बाद मुझे 100 एपिसोड रोमांस ड्रामा देखना पड़ेगा, वरना इंसान जैसा महसूस नहीं होगा। लेकिन उसका असली लक्ष्य अभी बाकी था, गु एक्सयूएन का मार्शल कोर। कुछ देर खोजने के बाद लू शेंग की आंखें चमक उठीं। मिल गया। गु एक्सयूएन का मार्शल कोर एक टूटे हुए क्रिस्टल ब्लेड के टुकड़े जैसा था। जैसे ही लू शेंग ने उसे छुआ, उसका दिमाग तुरंत एक खून से भरी दुनिया में खिंच गया। लाल समुद्र में इंसानों और बीस्ट्स की लाशें तैर रही थीं। हवा इतनी किलिंग इंटेंट से भरी थी जैसे बर्फ के टुकड़े सांस में जा रहे हों। उस खून के समुद्र से एक विशाल आकृति उठी। एक आवाज गूंजी, स्वर्ग की इच्छा भी एक ब्लेड है, इंसान की इच्छा भी एक ब्लेड है, इंसान का जीवन बस काटने वाली घास है। यह गु एक्सयूएन की मार्शल सेंट तकनीक का सार था, उसकी सबसे भयानक चाल। इस तकनीक का नाम था वन थॉट टू एक्सटिंग्विश अ लाइफ। जब दृश्य खत्म हुआ, लू शेंग के मन के ग्रे कंपास पर एक नया प्रतीक प्रकट हुआ, खून जैसा लाल लंबा ब्लेड। हो गया, यह उसका दूसरा धर्मा टोटम था। डिवाइन वेल टोटम की तुलना में यह ब्लड ब्लेड टोटम ज्यादा शक्तिशाली और डरावना था। लू शेंग ने ठुड्डी सहलाई। इससे उसकी कॉम्बैट पावर में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली थी। उसने गु एक्सयूएन की छोड़ी हुई लंबी तलवार उठाई और कुछ वार करके देखे। अब स्ट्राइकिंग स्टील स्पीयर टेक्निक का दौर खत्म, उसने सोचा। उसकी आंखों में युद्ध की आग चमक उठी। आज से यह तलवार ही मेरा मुख्य हथियार होगी। लू शेंग नीचे झुक गया और तेजी से ब्लेड टेक्निक्स का अभ्यास करने लगा। हर वार में घातक किलिंग इंटेंट भरी थी। हवा में लाल निशान जैसे बनते जा रहे थे। अचानक सब शांत हो गया। लू शेंग फिर से पूरी तरह शांत खड़ा था। उसने तलवार को ध्यान से देखा। अब यह सिर्फ हथियार नहीं था, यह जगह को भी काट सकता था। फिर उसे अचानक याद आया, शायद मैंने क्रिम्सन ड्रैगन वेन स्पीयर पर 8 मिलियन मेरिट पॉइंट्स खर्च करके गलती कर दी। अगर उसे पहले पता होता कि वह ब्लेड में इतना माहिर है, तो शायद स्पीयर ही छोड़ देता। अगली सुबह लू शेंग अपने कमरे में बैठा टैबलेट पर सैन्य खबरें देख रहा था। दुनिया की हालत गंभीर थी, कहीं अर्थ केव फट रहा था, कहीं नई दरारें बन रही थीं। तभी एक खबर देखकर उसका हाथ रुक गया। जनरल मिलिट्री रीजन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की घोषणा हो चुकी थी। यह सुनते ही उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। पूरे देश में तैयारी शुरू हो चुकी थी और रजिस्ट्रेशन खुल चुका था। यह सैन्य दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। पहले क्षेत्रीय मुकाबले, फिर 3 स्तर, जनरल स्टार, 7 कॉन्स्टेलेशन और 8 कॉन्स्टेलेशन। विजेता को सीधे ग्रेट जनरल बनने का मौका मिलेगा। पूरे देश में ऐसे 30 से भी कम लोग थे। लू शेंग ने एक लेख देखा, टॉप टैलेंट्स मोस्ट लाइकली टू बिकम ग्रेट जनरल्स, उसमें उसका नाम भी था। उसकी कॉम्बैट पावर 125 स्टार्स बताई गई थी और अनुमान था कि वह टॉप 20 में पहुंच सकता है। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि सेना में कितने छिपे हुए शक्तिशाली लोग हैं। फिर उसने डोंग पोशन का नाम देखा, जनरल स्टार रैंकिंग में पहला स्थान। तभी एक और खबर ने उसका ध्यान खींच लिया।
ईगल कंट्री में कल्टिस्ट्स ने एक पूरे शहर का नरसंहार कर दिया था। हजारों लोग मारे गए थे। यह पढ़ते ही लू शेंग गुस्से से भर गया और टैबलेट तोड़ दिया। उसे गु एक्सयूएन की यादें याद आईं। ये कल्टिस्ट्स अक्सर दूसरी दुनिया की ताकतों के गुलाम होते हैं। लू शेंग ने तय किया कि वह इन्हें खत्म करेगा, लेकिन अर्थ केव में अकेले जाना मुश्किल था। इसलिए उसने अपना फोन उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद साथी ही लिंगसु को कॉल किया। फोन के दूसरी तरफ ही लिंगसु ने लगभग तुरंत कॉल उठा लिया। उसकी आवाज गर्मजोशी भरी थी और उसमें हल्की सी मुस्कान भी महसूस हो रही थी, जिसे लू शेंग जैसे स्पीकर के पार भी महसूस कर सकता था। लेकिन जैसे ही लू शेंग ने अपनी योजना बताई, उसकी आवाज तुरंत बदल गई। तुम ए लेवल अर्थ केव के डीप जोन में जाना चाहते हो? लू शेंग, तुम्हें अंदाजा भी है कि यह कितना खतरनाक है? वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, अभी स्कॉर्पियन टाइगर स्क्वाड अगली मिशन के लिए तैयार हो रही है। हमारी 4 लोगों की पूरी टीम तैयार है। लू शेंग की आवाज शांत रही। मुझे जोखिम पता है। मुझे ए लेवल केव के निचले स्तर तक जाना है और मैं तुम्हारी टीम को गाइड के तौर पर हायर करना चाहता हूं। मुझे अभी भी अंडरग्राउंड टेरेन का पूरा अनुभव नहीं है। लूट का हिस्सा बराबर बांटा जाएगा, लू शेंग ने साफ कहा। आज शाम मिशन सेंटर के गेट पर मिलो। लंबी यात्रा के लिए तैयार रहना। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। उसे बहस करने का समय नहीं था। यह खबर सुनते ही स्कॉर्पियन टाइगर स्क्वाड के सदस्य उत्साह से भर गए। कमाल है, उनमें से एक चिल्लाया। एक जनरल लेवल पावर हाउस खुद हमारी टीम को लीड करेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जब बाकी लोग जश्न मना रहे थे, ही लिंगसु कुछ और सोच रही थी। यह सिर्फ मिशन नहीं था, बल्कि लू शेंग के साथ स्थायी संबंध बनाने का मौका था। ब्रीफिंग रूम में पीछे खड़े लड़के मजाक करने लगे। कैप्टन, हम समझते हैं। आप और लू शेंग एक ही गाड़ी में जाएंगे। हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यह सुनकर ही लिंगसु का चेहरा लाल हो गया। बकवास मत करो, लेकिन उसके शर्माने से बाकी लोग और हंसने लगे। कैप्टन, मौका मत गंवाना। ही लिंगसु उन्हें चुप कराने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन जब निकलने का समय आया, हकीकत कुछ और निकली। शर्म के कारण वह लू शेंग के साथ अकेले बैठ नहीं पाई और पूरी टीम एक ही सपोर्ट व्हीकल में बैठ गई। कुछ ही पल बाद उसे अपनी गलती समझ आ गई। बस करो तुम लोग। दोनों गाड़ियां 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ने लगीं। ही लिंगसु सामने की सीट पर बैठी थी और कुछ मिनट पहले लू शेंग की बात याद कर रही थी। लू शेंग ने ड्राइवर सीट पर बैठकर कहा था, मैंने अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। इस सफर को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करूंगा। बाकी सब लोग दूसरी गाड़ी में बैठो। इस तरह ही लिंगसु के सारे सपने टूट गए। 3 घंटे बाद वे एक सुनसान जगह पहुंचे जहां गहरी काली खाई उनका इंतजार कर रही थी। लू शेंग कार से उतरा और सीधे किनारे तक गया। उसने पीछे मुड़कर पूछा, क्या यही अबिस का प्रवेश है? ही लिंगसु तुरंत उसके पास आई। हाँ माय लॉर्ड। सामने मुख्य फिशर है और उसके नीचे असली अबिस है। लू शेंग ने अंधेरे में झांककर देखा। अर्थ केव की संरचना समझाओ, लू शेंग ने कहा। ही लिंगसु ने तुरंत समझाना शुरू किया। अर्थ केव कई लेयर्स में बंटी होती है। नियम सरल है, जितना नीचे जाओगे बीस्ट्स उतने ही खतरनाक होंगे। वह आगे बोली, इसकी असली गहराई कोई नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ा खतरा बीस्ट्स नहीं, अबिस है। अबिस, लू शेंग ने धीरे से कहा। ही लिंगसु ने सिर हिलाया। म्यूटेटेड बीस्ट्स दूसरी दुनिया से आए हैं।
और अबिस उसी दुनिया का दरवाजा है, या शायद दोनों दुनियाओं का घाव, उसने कहा। यहीं से बीस्ट्स आते हैं। अबिस से निकलने वाली ऊर्जा ही वह काला धुआं बनाती है जो चट्टानों से चिपका रहता है। लू शेंग ने पूछा, क्या वही काला धुआं है जो हथियारों की ताकत कम कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब कर देता है और इंसानों को भी मॉन्स्टर्स बना सकता है? ही लिंगसु ने पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ माय लॉर्ड, लेकिन इसका असर मार्शल आर्टिस्ट्स पर कम होता है। फिर भी हम अबिस से दूर रहते हैं, उसने कहा। अगर धुआं घना हो जाए तो तुरंत पीछे हट जाते हैं। वहां से आने वाले बीस्ट्स अनगिनत होते हैं। यह सुनकर लू शेंग को अपने ड्रीम स्पेस का काला धुआं याद आया। तो ड्रीम मिस्ट का स्रोत शायद यही है, उसने सोचा। कुछ देर बाद ही लिंगसु बोली, माय लॉर्ड, सब तैयार है, क्या हम उतरें? लू शेंग ने कहा, रुको, एक सवाल और है, उसने कहा। अगर मैं सीधे अबिस में उतर जाऊं तो क्या होगा? स्कॉर्पियन टाइगर स्क्वाड के चारों सदस्य पीछे हट गए जैसे किसी ने बम निकाल लिया हो। उनके चेहरों पर साफ लिखा था, क्या हमारा लॉर्ड पागल हो गया है? ही लिंगसु हड़बड़ा गई। मुझे नहीं पता। लू शेंग ने पूछा, क्या किसी ने कभी कोशिश नहीं की? ही लिंगसु ने कहा, कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो भी अबिस में गया वापस नहीं आया। मार्शल सेंट्स तक गायब हो गए। लू शेंग चौंक गया। मार्शल सेंट भी? ही लिंगसु ने सिर हिलाया। 200 साल पहले 4 मार्शल सेंट्स एक साथ गए थे। चारों गायब हो गए। उनमें ड्रैगन कंट्री का मार्शल सेंट भी था। यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है। पीछे खड़े एक लड़के ने कहा, लू शेंग, तुम सच में अबिस में जाने का नहीं सोच रहे ना? ही लिंगसु बोली, जब तक हम 30th लेवल से नीचे नहीं जाते, ए केव मैनेजेबल है, लेकिन अबिस से दूर रहना। ही लिंगसु की आंखों में गहरा डर था। लू शेंग ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं सावधान रहूंगा। चलो, लू शेंग बोला, और वह सीधे फिशर में कूद गया। उसके पीछे सुनहरी रोशनी की लकीर रह गई। नीचे उतरते हुए उसने सोचा, अगर रैंक 9 मार्शल सेंट भी वापस नहीं आया तो क्या रैंक 10 या 11 कर पाएंगे? इस अंधेरे में जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। पीछे से स्कॉर्पियन टाइगर स्क्वाड भी कूद गए। लू शेंग तेजी से नीचे उतर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन वह सब कुछ साफ देख पा रहा था। उसकी सेंसेस बहुत तेज हो चुकी थीं। नीचे जाते समय और किस खतरे से सावधान रहना चाहिए? लू शेंग ने पूछा। ही लिंगसु बोली, मार्शल दाओ मेनियक्स। लू शेंग ने पूछा, वह क्या होते हैं? ही लिंगसु बोली, वे मार्शल आर्टिस्ट्स हैं जिन्होंने समाज छोड़ दिया है। वे अर्थ केव में रहते हैं और लगातार लड़ाई करते रहते हैं। लू शेंग बोला, तो सेना उन्हें रोकती क्यों नहीं? ही लिंगसु बोली, क्योंकि वे लगभग पागल हो चुके होते हैं। कुछ तो इतना पागल हो जाते हैं कि इंसानों का मांस भी खाते हैं, उसने कहा। वे मानते हैं कि इससे ताकत मिलती है। लू शेंग ने कहा, तो यह असली कल्टिस्ट्स जैसे हैं। चलते रहो, उसने कहा। 1 घंटे बाद वे अर्थ केव के 20th लेवल पर पहुंच गए। चारों तरफ म्यूटेटेड बीस्ट्स की लाशें पड़ी थीं। लू शेंग बोला, सिर्फ जरूरी सामान रखो, बाकी उपकरण छोड़ दो। फिर उसने अपनी मानसिक शक्ति फैलाई। उसकी ऑरा देखकर पूरी टीम हैरान रह गई। लू शेंग ने काला धुआं अपने चारों तरफ आने दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और उसे अंदर खींच लिया। टीम के सदस्य डर गए।
लेकिन लू शेंग को कोई असर नहीं हुआ। उसका शरीर इतना शुद्ध था कि काला धुआं तुरंत खत्म हो गया। तभी ही लिंगसु चिल्लाई, सावधान! घात! अंधेरे से म्यूटेटेड बीस्ट्स निकलकर हमला करने लगे। लेकिन एक ही पल में 2 मॉन्स्टर्स मर चुके थे। ही लिंगसु ने सोचा, क्या यही 12 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल की ताकत है? बाकी लोग भी हैरान थे। ही लिंगसु की आंखों में प्रशंसा चमक रही थी। अचानक जमीन हिल गई और जोरदार विस्फोट हुआ। नीचे कुछ विशाल चीज है, एक सैनिक चिल्लाया। ही लिंगसु घबराकर बोली, लू शेंग, क्या आप ठीक हैं? धुआं हटते ही लू शेंग दिखाई दिया। वह बिल्कुल ठीक था, बस मॉन्स्टर्स के खोल की ताकत जांच रहा था। उसने कहा, अब सब लोग फ्लूइड्स और मैरो इकट्ठा करो, फिर नीचे चलते हैं। ही लिंगसु की आंखें हैरानी से सिकुड़ गईं। एक जीनियस जैसे लू शेंग का लेवल 7 म्यूटेटेड बीस्ट को मार देना कोई अनोखी बात नहीं थी। लेकिन उसने इसे सिर्फ अपनी ताकत टेस्ट करते हुए नंगे हाथों से खत्म कर दिया। यही बात डराने वाली थी। यह कट तो बिल्कुल परफेक्ट है, वह बुदबुदाई, लाश के पास घुटनों के बल बैठते हुए। लेवल 7 बीस्ट उसके सामने पड़ा था। उसकी मजबूत खाल ऐसे कटी हुई थी जैसे किसी बेहद पतली धारदार ब्लेड ने उसे बीच से चीर दिया हो। मौत इतनी साफ और शांत थी कि वह लगभग सर्जरी जैसी लग रही थी। स्थिति समझते ही स्कॉर्पियन टाइगर स्क्वाड तुरंत काम में लग गई। अर्थ केव के उनके सालों के अनुभव की वजह से वे तेजी से वैल्यूएबल बायोलॉजिकल मटेरियल्स इकट्ठा करने लगे। उनके लिए यह लगभग सपने जैसा था। इतनी कीमती चीजें मिल रही थीं और उन्हें अपनी जान भी जोखिम में नहीं डालनी पड़ रही थी। लेकिन यह शांत पल ज्यादा देर नहीं चला। अचानक लू शेंग घूम गया और उसकी नजर पीछे के अंधेरे पर टिक गई। काम रोक दो, उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। हम अब अकेले नहीं हैं। पीछे से कोई आ रहा है। ही लिंगसु की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। उसने तुरंत अपनी 2 तलवारें पकड़ लीं। यह कैसे हो सकता है? हम बहुत गहराई में हैं। यहां कोई आम स्कैवेंजर नहीं आ सकता। आखिर यहां कौन हो सकता है? उसने अपनी तलवारें निकाल लीं और टीम को डिफेंसिव फॉर्मेशन में खड़ा कर दिया। सब सावधान, लड़ाई के लिए तैयार रहो। वह अंधेरे में उभरती परछाइयों को ध्यान से देखने लगी। जैसे जैसे वे लोग करीब आए, ही लिंगसु को लगा कि उनकी चाल कुछ जानी पहचानी है। उनका चलने का तरीका और फॉर्मेशन थोड़ा परिचित लग रहा था। कुछ ही पलों बाद अंधेरे से 5 लोगों की एक टीम बाहर आई। वे बेहद थके हुए लग रहे थे और उनका सामान लड़ाई के निशानों से भरा था। उनके टैक्टिकल सूट्स खून से भीगे हुए थे और हवा में लोहे जैसी गंध फैल रही थी। उनकी यूनिफॉर्म देखकर ही लिंगसु की आंखें चौड़ी हो गईं। यह ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की मशहूर वेटरन यूनिट स्कारलेट स्पाइरल स्क्वाड थी। किसी पहचान वाले को देखकर ही लिंगसु थोड़ी ढीली पड़ गई और हाथ हिलाकर बोली, अरे यांग यिझॉ, क्या वह तुम हो? स्कॉर्पियन टाइगर स्क्वाड ने भी राहत की सांस ली। आगे खड़े आदमी ने अपना लाल हुड हटाया। उसका चेहरा थकान और धूल से भरा था। ही लिंगसु पास आई और पूछा, यांग यिझॉ, तुम लोग इतनी गहराई में क्या कर रहे हो? कितने समय से यहां हो? यांग यिझॉ ने लंबी सांस ली। मत पूछो, लगभग 1 महीना हो गया है हमें यहां फंसे हुए। लेवल 24 के नेस्ट में हमने लगभग 3 लोग खो दिए और इतने जोखिम के बाद भी हमें एक भी हाई-टियर रिसोर्स नहीं मिला। फिर उसने पूछा, तुम लोग किस लेवल तक जाने वाले हो? अचानक उसके चेहरे पर डर आ गया। वह करीब झुककर फुसफुसाया,
ही लिंगसु, ध्यान से सुनो। लेवल 25 से नीचे मत जाना। वहां मार्शियल दाओ मेनियक्स पूरी तरह पागल हो चुके हैं। उसने अपने खून से भीगे कपड़े ऊपर किए। वे मिलिट्री राइजिंग स्टार्स का शिकार कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले 2 वेटरन स्क्वाड्स नीचे गए थे और पूरी तरह गायब हो गए। जब पट्टी हटाई गई तो उसका हाथ भयानक हालत में था। मांस काला पड़ चुका था, जैसे किसी अजीब ऊर्जा ने उसे सड़ा दिया हो। यह देखकर स्कॉर्पियन टाइगर स्क्वाड स्तब्ध रह गई। यांग यिझाओ ने गंभीरता से कहा, नीचे पूरा विद्रोह चल रहा है। हम हाई कमांड को रिपोर्ट देने ऊपर जा रहे हैं। इतना कहकर स्कारलेट स्पाइरल स्क्वाड निकलने लगी। ही लिंगसु ने धीरे से कहा, स्कारलेट स्पाइरल के कप्तान बहुत सावधान इंसान हैं। शायद हमें भी अपनी योजना बदलनी चाहिए, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लू शेंग ने एक मॉन्स्टर को एक ही हथेली से मार गिराया। लू शेंग ने शांत चेहरे से कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, ही लिंगसु। लेकिन मेरा लक्ष्य नहीं बदलेगा। इस बार हमें लेवल 25 के नीचे वाले लॉलेस जोन में जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए उसने रास्ता रोकने वाले लेवल 6 बीस्ट को भी आसानी से हटा दिया। लू शेंग की नीली आंखों में ठंडी आत्मविश्वास की चमक थी। अगर हालात मजबूर भी करें तो भी मैं तुम्हें सुरक्षित अंदर ले जा सकता हूं और वापस भी ला सकता हूं। ही लिंगसु ने सिर झुका दिया। जी माय लॉर्ड। लू शेंग ने अपनी मुट्ठी कस ली और आगे बढ़ गया। जो खतरे बाकी स्क्वाड्स के लिए असंभव थे, वे उसके लिए सिर्फ मामूली रुकावट थे। टीम तेजी से नीचे उतरती गई। लू शेंग की स्पिरिचुअल सेंस उन्हें रास्ता दिखा रही थी। उसका लक्ष्य साफ था, मिथ्रिल वेन ढूंढना। कुछ देर बाद वह रुका। आखिरकार लेवल 25। उसने मन ही मन सोचा, जब तक रैंक 9 मॉन्स्टर न मिले, यहां कुछ भी हमें खतरा नहीं दे सकता। उसने अपनी स्पिरिचुअल फोर्स फैलाकर नीचे तक स्कैन किया। कई सिग्नल्स को नजरअंदाज करते हुए उसने सिर्फ एक चीज ढूंढी, सिल्वर वेन। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें चमक उठीं। मिल गया। मेरे पीछे आओ, इतना कहकर वह बिजली की तरह आगे बढ़ गया। स्कॉर्पियन टाइगर स्क्वाड कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई, फिर जल्दी से उसके पीछे भागी। वे लेवल्स 26, 27, 28, 29 पार करते हुए लेवल 30 तक पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा था। ही लिंगसु बोली, सब लोग लू शेंग के पास ही रहो। यही हमारी सुरक्षा है। कुछ मिनट बाद लू शेंग अचानक रुक गया। अंधेरे में एक विशाल चट्टान जैसी चमकती चीज दिखाई दी। वह एक विशाल ओरे डिपॉजिट था। उसके नीचे एक लेवल 7 गार्डियन बीस्ट कुंडली मारकर बैठा था। लू शेंग ने बिना रुके आगे बढ़कर एक तेज हथेली का वार किया। उसका क्यूआई सीधे मॉन्स्टर के शरीर से टकराया। अगले ही पल बीस्ट उड़कर दूर चट्टान से टकराया और मर गया। लू शेंग ने कहा, गार्डियन खत्म। सब लोग रिसोर्सेस इकट्ठा करो। तभी एक सैनिक चिल्लाया, सर, यह देखिए, यह सिल्वर है। हाई ग्रेड मिथ्रिल सिल्वर। उसकी आंखें फटी रह गईं। सर, हमें खजाना मिल गया। यह सुनकर ही लिंगसु और लू शेंग दोनों पास आ गए। ही लिंगसु ने ओरे को ध्यान से देखा। यह सच में हाई ग्रेड मिथ्रिल है। पूरी टीम खुशी से चिल्लाने लगी, हम अमीर हो गए। एक सैनिक बोला, अब हम अपनी पूरी गियर अपग्रेड कर सकते हैं। ही लिंगसु भी मुस्कुराने लगी। लेकिन तभी उसने लू शेंग को देखा, वह चुपचाप खड़ा था। अचानक वह चिल्लाई, सब चुप हो जाओ। टीम ने देखा कि लू शेंग चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था।
गंजे सैनिक को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिल्वर आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, माफ कीजिए। उसने खुद को थप्पड़ मार दिया। मैंने लालच में गलत बात कह दी। ही लिंगसु जल्दी से बोली, लॉर्ड लू शेंग, यह सब आपकी खोज है। यह सब आपका है। बाकी सैनिक भी डरते हुए लू शेंग की तरफ देखने लगे। कुछ पल तक लू शेंग चुप रहा। फिर उसने गंजे सैनिक के कंधे पर हाथ रखा। इतनी दौलत देखकर लालच होना स्वाभाविक है, उसने शांत स्वर में कहा। सबने एक साथ कहा, धन्यवाद लॉर्ड लू शेंग। लेकिन तभी लू शेंग ने अपनी हथेली में ऊर्जा इकट्ठी करनी शुरू कर दी। ही लिंगसु घबरा गई। सर, कृपया ऐसा मत कीजिए। लू शेंग ने उसकी विनती को अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी परिष्कृत मानसिक ऊर्जा की कई तरंगें चट्टानी दीवार में भेजी, जैसे किसी हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन से खनिज की घनत्व का नक्शा बनाया जा रहा हो। पलक झपकते ही उसने अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ति से चांदी की अयस्क नस को सर्जिकल सटीकता से बराबर बराबर टुकड़ों में काट दिया। काम खत्म होने पर लू शेंग ने सिर घुमाकर टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड की ओर देखा, जो अभी भी स्तब्ध खड़े थे, और उनके पीछे जमा अयस्क के ढेर की ओर इशारा किया। तुम लोग अभी भी मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? लू शेंग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। इधर आओ और इस सिल्वर वेन को इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। स्क्वाड के चारों सदस्य ऐसे चौंककर होश में आए जैसे किसी बुरे सपने से जागे हों, और सबने एक साथ लंबी राहत की सांस ली कि वे इस मुठभेड़ से जिंदा बच गए। अचानक मिले अपार धन के लालच ने कुछ देर के लिए उनकी समझ को धुंधला कर दिया था, जिससे वे ऐसे खतरनाक स्थान पर भी लापरवाह हो गए जहां कभी भी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए। वे लगभग विनाश के कगार तक पहुंच गए थे। हे लिंगसु ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और भीतर से गहरी राहत महसूस की। सौभाग्य से प्रभु उतने ही उदार हैं जितने शक्तिशाली, उसने सोचा। अगर वे सच में हमारी गुस्ताखी से नाराज हो जाते तो नतीजा क्या होता, सोचना भी डरावना है। अभी मेरा व्यवहार सच में अजीब था, गंजा योद्धा बड़बड़ाया, अपने सिर पर थप्पड़ मारते हुए जैसे खुद को होश में लाना चाहता हो। चाहे हम लू शेंग के साथ थे या किसी और के साथ, मैंने तो कोई मेहनत ही नहीं की, फिर भी उस चांदी का एक टुकड़ा लेने का सपना भी नहीं देखना चाहिए था। अभी मैं ऐसे क्यों व्यवहार कर रहा था जैसे किसी लालची भूत ने मुझ पर कब्जा कर लिया हो। ये सच में शर्मनाक है। उसके पास खड़े सुंदर युवक और मध्यम आयु के योद्धा ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन बड़े आदमी ने एक डरावना सवाल पूछा, क्या हमारी हालत इस 30वीं मंजिल में फैले उस काले धुंध से प्रभावित हुई है? तभी हे लिंगसु सख्त चेहरे के साथ उनके पास आई। बस करो ये बकवास। काम पर ध्यान दो और तुरंत सिल्वर अयस्क उठाओ। क्या तुमने लू शेंग का आदेश नहीं सुना? जी कैप्टन। तीनों घबराकर तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे फिर से मुसीबत खड़ी करने वाले थे, जबकि लू शेंग उनका इंतजार कर रहे थे और वे इधर-उधर की बातें कर रहे थे। अभी अभी जो अजीब लालच उनके मन में आया था, उसे याद करके ही उनकी रूह कांप गई। अब इस 30वीं मंजिल का हर कोना और हर साया डरावनी बुराई से भरा लग रहा था। मन ही मन वे प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से काम खत्म हो और इस अभिशप्त मंजिल से निकल जाएं। लेकिन एक अफसोस फिर भी रह गया। धत्तेरे की, उन्होंने सोचा, अगर पहले पता होता तो हम स्कारलेट स्पाइरल वालों को 2 अतिरिक्त सप्लाई पैक इतने आराम से नहीं देते। सोचो कितना ज्यादा चांदी हम वापस ले जा सकते थे। सही कहा, हमें उन नालायक लोगों की मदद ही नहीं करनी चाहिए थी, वे धीमे से बड़बड़ाए। लेकिन लू शेंग की सुनने की शक्ति साधारण इंसान से कहीं तेज थी, इसलिए उनके हर शब्द उसने साफ साफ सुन लिए। ये कुछ ज्यादा ही अजीब है, उसने सोचा।
इससे पहले यांग यीझो की स्कारलेट स्पाइरल टीम के साथ उनका व्यवहार दोस्ताना और उदार था, लेकिन अब वही लोग अचानक छोटी सी स्वार्थी मानसिकता दिखा रहे थे, जो उनके स्वभाव से बिल्कुल उल्टा था। इस इलाके में आने से पहले उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं दिखाया था। लगता था कि 30वीं मंजिल की घनी काली धुंध सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि इंसानों की नैतिकता को भी सड़ा देती है। तभी लू शेंग की नजर जमीन की धूल में पड़े कुछ अजीब से टेढ़े-मेढ़े पैरों के निशानों पर पड़ी। लू शेंग की भौहें सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। तभी उसकी आंखों में तेज चमक उभरी और उसकी मानसिक शक्ति गोल लहरों की तरह चारों ओर फैल गई। लगभग तुरंत ही उसके दिमाग में कई डरावनी और विकृत आवाजें गूंजने लगीं। खाना, ताज़ा खाना, मांस। लू शेंग ने महसूस किया कि दर्जनों विकृत आकृतियां अचानक हर दिशा से उनकी ओर दौड़ पड़ी। वे डरावनी आवाजें और तेज होती गईं, और सब एक लय में खाना चिल्ला रहे थे, जैसे भूख से पागल हो चुके हों। ये वही छिपे हुए मार्शल आर्ट्स के पागल लोग थे जिनके बारे में यांग यीझो ने चेतावनी दी थी, वो नरकवासी जो बहुत पहले अपनी इंसानियत खो चुके थे। लू शेंग ने अपनी मानसिक शक्ति और तेज कर दी और तुरंत हमलावरों की आभा और मौजूदगी को पकड़ लिया। उनकी आभाएं अस्थिर और टेढ़ी-मेढ़ी थीं, जैसे वे गहरे क्यूई विकृति या आध्यात्मिक भ्रष्टता में डूबे हों। लेकिन इतने सारे दुश्मन पास आ रहे थे, फिर भी लू शेंग बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखा। उल्टा उसके होठों पर हल्की शिकारी मुस्कान उभर आई। आना है तो आ जाओ, लू शेंग ने धीमे से कहा और मुट्ठी भींच ली, यह तय करते हुए कि वह सबको एक ही बार में खत्म कर देगा। रास्ते में एक एक करके निकलने देने से बेहतर था कि अभी सबका काम तमाम कर दे। इस आने वाले नरसंहार से अनजान टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड तब तक चांदी की नस में 400 मीटर से भी गहरी सुरंग खोद चुके थे, लगभग कई बड़े क्लासरूम जितनी जगह। वे बस पागलों की तरह चांदी के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे और अपने सामने बड़ा ढेर लगा चुके थे। हे लिंगसु सबसे ज्यादा मेहनती थी, उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि बस धुंधले दिख रहे थे। लंबे समय की कड़ी मेहनत के बाद गंजे योद्धा ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया और सुंदर युवक भी लगभग खत्म करने वाला था। अब सिर्फ हे लिंगसु के सामने ही काफी चांदी बची थी, जो चमकती हुई लंबी लाइन में फैली हुई थी। स्क्वाड की मेहनत देखकर लू शेंग ने दुर्लभ रूप से उनकी हौसला अफजाई की। आज तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। जब हम यह सब ऊपर ले जाएंगे तो मैं तुम्हारी स्क्वाड को मुनाफे का अच्छा हिस्सा बोनस के रूप में दूंगा। गंजा आदमी जो उस समय भारी चांदी के ब्लॉक उठा रहा था, अचानक वहीं जम गया और उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, इतनी बड़ी उदारता ने उसे खुशी से पागल कर दिया। वाह, धन्यवाद लू शेंग। इसमें से हिस्सा उसे समझ आ गया कि इतने बड़े खजाने का छोटा सा हिस्सा भी बड़ी दौलत होगा। उन्होंने तो बस कुछ घंटों की मेहनत लगाई थी, लेकिन इनाम पूरी जिंदगी बदल सकता था। हे लिंगसु ने हैरानी से लंबी सांस ली, उसकी आंखों में कृतज्ञता और झिझक दोनों थे। आपकी उदारता के लिए हम बहुत आभारी हैं, उसने कहा, लेकिन तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमने इतना कुछ किया ही नहीं कि इतना बड़ा इनाम लें। लू शेंग की नजरें ठंडी हो गईं। मैं तुमसे यह नहीं पूछ रहा कि तुम इसके लायक हो या नहीं। अगर मैं देना चाहता हूं तो तुम बिना बहस के स्वीकार करोगे। इस आदेश से हे लिंगसु का शरीर हल्का कांप गया। इतने सख्त आदेश के सामने हे लिंगसु कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने तुरंत सिर झुका लिया। जी प्रभु, हम विनम्रता से आपका उपहार स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। लू शेंग ने देखा कि स्क्वाड फिर से पहले से भी ज्यादा अनुशासन और तेजी से काम में लग गया।
उसके दिल में अजीब सी संतुष्टि उठी। दुनिया का सीधा नियम यही था, जब इंसान कमजोर होता है तो उसका गुस्सा भी बेकार होता है, लेकिन जब वह ताकतवर होता है तो उसकी दया भी आदेश बन जाती है। यह एहसास सच में अच्छा है, उसने सोचा। अचानक गुफा का माहौल बदल गया और हे लिंगसु की प्रवृत्ति ने जोर से चेतावनी दी कि कोई घातक खतरा आने वाला है। वह घबराकर पलटी और बोली, लू शेंग, कुछ गड़बड़ है। लेकिन लू शेंग ने उसे शांत स्वर में रोक दिया। मुझे पहले से पता है। मैं तो उनका इंतजार कर रहा था। उसी पल उनके चारों ओर फैली काली धुंध जोर जोर से मंथन करने लगी। खट खट खट, पत्थर पर तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। अंधेरे में दर्जनों लाल चमकती आंखें उभर आईं, जैसे भूखे भेड़ियों का झुंड पास आ रहा हो। टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड के चारों सदस्य तुरंत युद्ध मुद्रा में आ गए। मांसपेशियां तन गईं और दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन कदमों की आवाज सिर्फ एक दिशा से नहीं आ रही थी, वह हर जगह से आ रही थी। आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर से आवाजों की दीवार बन गई। वे पूरी तरह से घेर लिए गए थे। काली धुंध हमलावरों की हरकत से उथल पुथल हो रही थी। अचानक धुंध से दुबले पतले पागल लोग निकल आए। उनका रूप अलग अलग था, लेकिन सबके शरीर से एक ही सड़ीगली डरावनी आभा निकल रही थी। उनकी त्वचा इतनी पीली थी कि लगभग पारदर्शी लगती थी, जैसे दशकों से सूरज नहीं देखा हो। उनकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं और वे इंसानों से ज्यादा भूखे जानवर या ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे थे। वे एक ही डरावना वाक्य दोहरा रहे थे, ताज़ा मांस, हमें ताज़ा मांस दो। उनके शरीर से निकलती ऊर्जा बेहद शक्तिशाली थी। ये साधारण लोग नहीं थे, ये पागल हो चुके असली मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर्स थे। टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड के चेहरों का रंग उड़ गया। डर से वे स्वाभाविक रूप से लू शेंग के पास खिसक गए। ये सब ग्रैंड मास्टर हैं? यह कैसे हो सकता है? यहाँ इतने सारे क्यों हैं? हे लिंगसु ने गंभीर चेहरे से पूछा। पास खड़े मध्यम आयु के योद्धा ने कहा, सोचो, अगर ये ग्रैंड मास्टर स्तर के नहीं होते तो इस निचली मंजिल की भ्रष्टता में इतने साल जिंदा नहीं रहते। उनकी हालत देखकर साफ है, ये वही मार्शल आर्ट्स के पागल लोग हैं जिनकी चेतावनी हमें दी गई थी। शायद ये 25वीं से 30वीं मंजिल के बीच रहते हैं, वह कांपती आवाज में बोला। संभव है कि स्कारलेट स्पाइरल टीम के गायब होने के पीछे भी यही लोग हों। लगता तो यही है, हे लिंगसु ने धीरे से कहा, अपनी तलवार कसते हुए। सोचो, ये इतने गिर चुके हैं कि अपने ही लोगों का शिकार करके उन्हें खा रहे हैं। इन्होंने अपनी इंसानियत पूरी तरह छोड़ दी है। लेकिन इन्हें देखो, सुंदर युवक ने डरते हुए कहा। ये पागल लोग तो आमतौर पर अकेले घूमते हैं। ये कब से मिलकर ऐसे झुंड में हमला करने लगे? तभी लू शेंग की आवाज गूंजी। स्क्वाड तुरंत उसकी ओर मुड़ा। लू शेंग आगे बढ़ा, उसका चेहरा शांत था और उसकी नजर धुंध के एक बिंदु पर टिकी हुई थी। ऐसा होने का सिर्फ एक कारण है, उसने साफ कहा। इनमें से कोई ऐसा है जिसकी शक्ति इतनी भारी है कि बाकी सब उसके अधीन हो गए हैं। वही इनका नेता है, इनका राजा है। लिंगसु और बाकी सब स्तब्ध रह गए। राजा, उसी दिशा से धीरे धीरे ताली बजने की आवाज आई। काली धुंध अचानक हट गई और उसमें से एक लंबा दुबला युवक सामने आया, पीला चेहरा, धंसी हुई गाल और सम्मोहक आंखें। वह धीरे धीरे ताली बजाता हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसकी चाल खूबसूरत थी, लेकिन बेहद डरावनी भी। उसने फटे हुए लेकिन उच्चस्तरीय युद्ध कवच पहन रखा था, जो मोटे मिश्रधातु प्लेटों से मजबूत किया गया था, लगभग किसी आधुनिक सैन्य अधिकारी जैसा दिख रहा था।
बस ऐसा अधिकारी जिसने 1000 नरक झेले हों। वह रुका और लू शेंग की ओर ठंडी मुस्कान दी। तुम यहाँ सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली लगते हो, उसने मधुर आवाज में कहा। इसका मतलब है तुम्हारा मांस सबसे स्वादिष्ट होगा। तुम्हें खाकर मेरी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। उसकी आवाज ऐसे थी जैसे वह किसी स्वादिष्ट भोजन की बात कर रहा हो। यह सुनते ही आसपास के पागल लोग लार टपकाने लगे। उनमें से एक बोला, लूमो यिंग, लड़का तुम्हारा है, लेकिन बाकी 4 हमारे हैं। हमें हफ्तों से ताज़ा मज्जा नहीं मिला। पीले युवक की आंखें लाल चमक उठीं और उसकी लंबी जीभ होठों पर फिसल गई। जरूर, मेरा स्वाद हमेशा बेहतरीन चीजों के लिए होता है। अचानक हे लिंगसु हाँफ उठी। लूमो यिंग, पिछली पीढ़ी का ईस्टर्न स्टार। लेकिन तुम्हें तो 10 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। मध्यमायु योद्धा के शब्दों से सब चौंक गए। लू शेंग ने हे लिंगसु से पूछा, तुम इसे जानती हो? उसने सिर हिलाया, चेहरे पर पसीना बह रहा था। सर, आप नई पीढ़ी से हैं, इसलिए कई पुरानी कहानियां आपने नहीं सुनी होंगी। पहले पूर्वी सैन्य क्षेत्र में सिर्फ सबसे प्रतिभाशाली जीनियस को ही ईस्टर्न स्टार की उपाधि मिलती थी, उसने तेजी से समझाया। लूमो यिंग उनमें सबसे प्रसिद्ध था। एक समय वह पूरे ईस्टर्न रीजन की स्टार रैंकिंग में तीसरे स्थान पर था। उसकी ताकत 13 स्टार दर्ज थी। लेकिन उसने कांपती आवाज में कहा, 10 साल पहले उसे एक मिशन पर भेजा गया था, एक बड़े एलियन दंगे को दबाने के लिए। उस ऑपरेशन में वह और उसकी पूरी यूनिट अचानक गायब हो गए। बाद में सेना ने उसे मृत घोषित कर दिया। हे लिंगसु ने दुख और भय के साथ कहा। कौन सोच सकता था कि वह इतने सालों से इस अंधेरे में छिपा हुआ है और अपने जैसे ग्रैंडमास्टर्स का मांस खाकर जिंदा है। यह सच में दुखद है। बाकी सदस्य और भी निराश हो गए। बड़े सिर वाले योद्धा ने रोते हुए कहा, क्या? 10 साल पहले उसकी ताकत 13 स्टार थी। इसका मतलब वह लू शेंग से भी ज्यादा ताकतवर है। लू शेंग का रिकॉर्ड तो सिर्फ 12.5 स्टार था। हे लिंगसु ने तुरंत उसे डांटा। चुप रहो। उसकी ताकत शायद घट गई होगी। 10 साल से वह बंजर जगह में जी रहा है। उसकी जीवन शक्ति कमजोर हो चुकी होगी। कुछ ही मीटर दूर खड़ा लूमो यिंग जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, कितना मजेदार, खाने को नहीं मिला। क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार दोगे? अचानक उसकी हंसी रुक गई और उसकी आंखें लाल चमक उठीं। वह आगे झुका और बोला, खाने की बात कर रहे हो? इतने सालों में सबसे स्वादिष्ट दावत तो अभी मेरे सामने खड़ी है। फिर उसने सीधा होकर ठंडी आवाज में कहा, बहुत बातें हो गईं। ज्यादा देर इंतजार करने से स्वाद खराब हो जाएगा। उसने हाथ उठाया और काली धुंध उसके शरीर की ओर घूमने लगी। अब उसकी नजरों में घातक इरादा भरा था। तुम जैसे छोटे कीड़े खुशकिस्मत हो, वह फुसफुसाया। बहुत कम लोग मेरी असली विकसित रूप को देखने के बाद जिंदा रहते हैं। कुछ ही सेकंड में लूमो यिंग एक विशाल काले भंवर के केंद्र में बदल गया, जो आसपास की रोशनी और हवा तक निगल रहा था। टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड अभी तक उम्मीद लगाए हुए था कि उसकी ताकत कम हो गई होगी, लेकिन वह उम्मीद तुरंत टूट गई। वे मुश्किल से खड़े रह पा रहे थे। एक भयानक गर्जना के साथ उसका शरीर विकृत हो गया। उसके सिर से घुमावदार सींग निकले, दांत तलवार जैसे चमक रहे थे और उसकी जीभ लंबी हो गई। उसके हाथ काले पंजों में बदल गए और पीठ से विशाल चमड़े के पंख निकल आए। हे लिंगसु और पूरी टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड उस दृश्य से पूरी तरह जड़ हो गई। उनके दिमाग उस भयानक दानव की मौजूदगी को समझ ही नहीं पा रहे थे। ये आखिर क्या है? हरे सांप जैसे चमकते आंखों और दोमुंही लंबी जीभ के साथ लूमो यिंग गर्व से खड़ा था।
उसकी नसों में बहती काली शक्ति उसे नशे जैसी लग रही थी, एक ऐसी ताकत जो किसी भी मानव साधना से कहीं ज्यादा भयानक थी। यही है वो एहसास जिसकी मुझे 10 साल से भूख थी, वह फुफकारा। ईस्टर्न स्टार का खिताब अब मेरे लिए बस पुरानी धूल भरी कहानी है। जब मैं इंसान था, मैं चींटी जितना कमजोर था। फिर वह एलियन दंगा हुआ और मैं इस अंधेरी गहराई में गिर गया। अपने निराशा के बीच एक भगवान ने मुझे असली निषिद्ध मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर चलाया। यह सुनते ही लुशेन की आंखें चमक उठीं। भगवान, उसने ठंडे स्वर में पूछा। भगवान ने तुम्हें रास्ता दिखाया का क्या मतलब है? इस अंधेरे में असली मास्टर कौन है? लुशेन ने पूछा। लेकिन लूमो यिंग ने उसे अनदेखा कर दिया और अपनी ही बकवास में खोया रहा। सच्चा मार्शल आर्ट्स मतलब किसी भी कीमत पर ताकत पाना है, वह बोला। अगर एलियन जानवरों को खाकर योद्धा ताकतवर बन सकते हैं, तो मार्शल आर्टिस्ट खुद सबसे बेहतरीन भोजन हैं। यह सुनकर लुशेन की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हें ये झूठ किसने बताया? तुम्हें यह ज्ञान किसने दिया? लुशेन ने फिर पूछा। लेकिन लूमो यिंग ने जवाब नहीं दिया। उसने हाथ फैलाए और पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया, पुराना ईस्टर्न स्टार खत्म हो गया। अब मैं हूं ईस्ट का पुत्र, मोयांग। एक दिन मेरी काली रोशनी इस पूरे संसार को ढक लेगी। यह सुनकर हे लिंगसु और उसके साथियों के हाथ कांपने लगे। उसी समय एक ठंडी आवाज गूंजी। मैंने तुमसे 2 बार पूछा है। क्या तुम्हारे कान खराब हैं या तुम इंसानी भाषा समझना भूल गए हो? सबका ध्यान उसी दिशा में गया। वहां लुशेन खड़ा था, सिर थोड़ा झुकाए, हाथ जेब में डाले और उसके चारों ओर ऐसा दबदबा था कि बाकी सारे राक्षस छोटे लग रहे थे। लगता है तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, लुशेन ने ठंडी नफरत भरी नजर से कहा। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद उस महान व्यक्ति को ढूंढकर जवाब निकाल लूंगा। अचानक उसके शरीर से ऐसी भयानक हत्या की आभा निकली कि कई किलोमीटर तक की काली धुंध उड़ गई। लूमो यिंग की मुस्कान तुरंत जम गई। ये कैसी घुटन वाली आभा है? तुम आखिर हो कौन? उसने डर से देखा जब लुशेन उसकी ओर एक कदम बढ़ा। उस एक कदम में जैसे लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र छिपा था। उस दबाव के सामने लूमो यिंग खुद को जुगनू जैसा महसूस करने लगा। लुशेन ने बस हाथ हिलाया और एक साधारण सा हथेली प्रहार किया। हवा चीख उठी और लूमो यिंग का शरीर टूटने लगा। धड़ाम! लूमो यिंग का दानवी शरीर फटकर काले खून की बारिश में बदल गया। उसी पल हे लिंगसु और उसके साथियों ने देखा, धूल के बीच लुशेन की ठंडी सुंदर आकृति खड़ी थी। उसकी आवाज शांत थी। तुम खुद को सूरज कहते थे। अगर तुम सूरज हो तो मैं क्या हूं? यह कहकर लुशेन ने हल्के से मुट्ठी भींची। लूमो यिंग की बची हुई आत्मा तुरंत खत्म हो गई। 30वीं मंजिल पर मौत जैसी खामोशी छा गई। पागल ग्रैंडमास्टर्स और टाइगर स्कॉर्पियन स्क्वाड सब स्तब्ध थे। 13 स्टार का राजा इतनी आसानी से कैसे मर गया? लुशेन बस हड्डी का टुकड़ा फेंककर अपने हाथ से खून साफ कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लुशेन लाशों के बीच खड़ा था और बोला, बहुत कमजोर। एक साधारण चाल भी नहीं सह पाया। हे लिंगसु की आंखें फैल गईं। लूमो यिंग कभी ईस्टर्न डिवीजन का सबसे चमकता सितारा था, 13 स्टार का योद्धा। लेकिन फिर भी वह लुशेन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाया। एबिस का राजा ऐसे मारा गया जैसे मक्खी कुचल दी हो। यह दृश्य सबको अवास्तविक लग रहा था। तभी बाकी पागल लोग डरकर चिल्लाने लगे, भागो! यह राक्षस है! सब भागने लगे। लुशेन ने ठंडी नजर से कहा, भाग सकते हो तो भागो। महीने की पहली तारीख से बच जाओगे, लेकिन 15वीं से कहां छिपोगे?
लू शेंग ने फिर हाथ उठाया और एक और प्रहार किया। उसकी सुनहरी क्यूई छोटे सूरज की तरह चमक रही थी। उसने चारों ओर छाया को देखा और हाथ फैला दिए। उसकी 10 उंगलियां ऊर्जा की तेज धारों जैसी लग रही थीं, बुरे लोगों की जान काटने के लिए तैयार। तुम जैसे कचरे से निपटने के लिए। कत्ल का रास्ता ही सबसे सही है, लू शेंग ने धीरे से कहा। अगले ही पल वह सुनहरी चमक के साथ गायब हो गया। एक ही झटके में ऐसा लगा जैसे चारों तरफ लाशों के पहाड़ और खून की नदियां फैल गई हों। उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या की आभा पूरी गुफा में भर गई। जब लू शेंग फिर दिखाई दिया, उसकी उंगलियों से ताजा गर्म खून टपक रहा था। कुछ ही पल बाद लगभग 300 विधर्मी ग्रैंडमास्टर्स के सिर एक साथ जमीन पर गिर पड़े। कटे हुए गर्दनों से खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा और इतनी तेजी से बहा कि पूरी गुफा में लोहे जैसी तीखी गंध भर गई। हे लिंगसु की टीम के चारों लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सिर्फ 4 सांसों के अंदर एक 13 स्टार दानव और लगभग 300 ग्रैंडमास्टर्स खत्म हो चुके थे। उस पल जो डर और हैरानी उन्होंने महसूस की, उसे शब्दों में बताना नामुमकिन था। स्क्वाड का बड़ा सिर वाला योद्धा हकलाते हुए बोला, तो जो 12 स्टार ताकत रिपोर्ट हुई थी, वो बस दुनिया को दिखाने के लिए थी, लेकिन हे लिंगसु के दिल में गर्व की लहर उठी। एक आदमी ने अकेले इतने सारे विधर्मी ग्रैंडमास्टर्स को खत्म कर दिया। यह कारनामा पूरे देश में ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का नाम रोशन कर देगा। अब जब 30वीं मंजिल के ये पागल खत्म हो गए हैं, तो यहाँ हमें चुनौती देने वाले राक्षस भी बहुत कम रह जाएंगे।